तो अभी जितने भी मुद्दों पर बात हुई पिछले 2 दिनों में, तो अब जब हम भी युवा थे, हम लोगों के मन में ये सब चला ही और उत्तर भी तलाशे, बहुत घूमे फिरे। ठीक है भैया, हम लोग भी खूब घूमे फिरे और बहुत जगह खोज की, क्योंकि इससे पीड़ित तो थे ही, और तभी हमें मतलब मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद से संपर्क हुआ 2006 में। तो ये दर्शन कहाँ से आया है ना, इसकी भूमिका रखना आवश्यक है, क्योंकि ये सम्मेलन का आधार वही है। तो 1975 में श्री ए नागराज जी ने इसका प्रतिपादन किया है ना। इस वो पीपीटी चल पाएगी क्या? अच्छा, तो ये अनुसंधान उन्होंने क्यों किया है ना, इसकी थोड़ी भूमिका रखना चाहूँगी। तो वो 1920 में अग्रहार कर्नाटका में पैदा हुए थे और एक वेदमूर्ति परिवार में पैदा हुए थे। उनका परिवार बहुत ही सम्मानित था और सभी लोग है ना वेद में कंठस्थ, और वहाँ के जो पूरा एरिया था वहाँ पे लोग समाधि के लिए समर्पित होना, ये सब बहुत आम बात थी। तो उस माहौल में वो पले बढ़े, परंतु कई चीज़ों से उनको कष्ट भी हुआ। जैसे इतने बड़ी परिवार में होने के बावजूद भी जो उनको छुआछूत दिखा, उनको वो स्वीकार्य नहीं हुआ। साथ ही में जब वो छोटे से ही थे तब भी बड़े बड़े गांव के लोग आके उनके पैर छूते थे। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या कर लिया कि लोग आके मेरे पैर छू रहे हैं, है ना। ऐसा हम लोगों ने क्या कर लिया समाज के लिए जो लोग हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। साथ ही में अब वेदमूर्ति परिवार था, तो उनको भी वेद पढ़ने ही थे, सीखने ही थे। तो जब उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू करी और उनके मन में कई प्रश्न खड़े हुए, उसमें से जो एक प्रश्न था, जब उन्होंने ये पढ़ा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, ब्रह्म माने जो ट्रूथ है, सत्य है, और मिथ्या जगत जो अपनी पूरी दुनिया है वो एक झूठ है, मिथ्या है। इस लाइन को पढ़कर उनके मन में प्रश्न उठा कि किसी सत्य चीज से कोई झूठ कैसे पैदा हो सकता है। तो ये प्रश्न लेकर वो अपने परिवारजन और आसपास के लोगों से बात किए। तो सभी लोगों ने कहा है ना, क्या कहते हैं उसको, छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसे करके उनको चुप करा दिया गया। पर वो प्रश्न उनके मन में बना ही रहा। आगे चल के उनके मन में एक और प्रश्न आया कि अभी तक 4 वर्णों के आधार पे हमने लोगों को पहचाना, पर राष्ट्र चरित्र क्या हो, उसका क्या स्वरूप होगा, है ना, मानवीय चरित्र क्या हो, उसका क्या स्वरूप होगा, ये उनके लिए एक बड़ा प्रश्न था। तो जब 1950 में संविधान आया तो उनको उससे भी बहुत अपेक्षा थी कि शायद इसमें कोई स्वरूप निकल कर आएगा। पर जब वो निकल कर आया तो उसमें भी वही दिखा कि क्या नहीं करना चाहिए वो स्पष्ट था, पर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए वो स्पष्ट नहीं था। तो ये 2 प्रश्न उनके मन में, एक वेद परंपरा को लेकर और एक राष्ट्रीय चरित्र को लेकर उनके मन में बहुत गहरे प्रश्न बने रहे। जब पूछा कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने बहुत निष्ठा से लोगों से, बहुत सिंसियरली जाके विद्वानों से, विशेषज्ञों से, महर्षि रमन से, ऐसे करके अनेक प्रकार के लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो सभी ने ये कहा, समाधि करो, समाधि में आपको आपके उत्तर मिलेंगे। तो उसकी मार्गदर्शन के लिए है ना, वो अपने जो श्रृंगेरी मठ के उस समय के जगत गुरु थे चंद्रशेखर भारती जी, उनके पास गए और उन्हीं से मार्गदर्शन दिया कि मुझे अपना ये प्रक्रिया कैसे करना चाहिए। तो उनके कहने पर वो अपनी पत्नी के साथ अमरकंटक आ गए 1949 में। तब उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। उस उम्र में उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए समर्पित कर दें। ये प्रश्न के उत्तर मिलेंगे ही तभी उनका ये पूरा जो यात्रा है वो पूरी, उसको वो सफल मानेंगे। वहाँ पर उन्होंने समाधि के लिए जो उनके गुरुजी ने उनको मार्गदर्शन दिया उसको किया। वहाँ की जो विशेष बात रही कि उन्होंने पूरा स्वावलंबी होकर साधना की, है ना। उन्होंने अपने बच्चे पाले, खेती की, साथ में साधना की 12-12 घंटे, है ना, ठंड में, गर्मी में, जैसा भी था। बहुत कष्ट, मतलब उनके लिए कष्ट नहीं था, पर बहुत मेहनत करके उन्होंने ये पूरा किया। और 1966 में
उनको समाधि हुई परंपरागत विधि से, उन्होंने श्री विद्या मंत्र के तहत उसको किया। और तो जब जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जब कोई विचार नहीं रहते, कोई इच्छा नहीं रहती, एक बहुत ही जिसको अच्छी स्थिति सब लोग मानते हैं परंपरा में, वो उनको जब प्राप्त हुई, उसके बाद जब वो समाधि से लौटते थे, जैसे आपका जो शरीर का अध्यास लौटता है, तो अब वापस जिस परिपेक्ष में है वहाँ जब वो लौटते थे, वो प्रश्न उनके सामने फिर आ जाते थे, है ना। जगत मिथ्या कैसे, है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये कैसे, मानवीय चरित्र का क्या स्वरूप होगा, ये दोनों प्रश्न बार बार उनके सामने आते रहे और उनका उत्तर उनको समाधि में नहीं मिल पाया। तो अब इसके बाद क्या किया जाए, तो परंपरा विधि में इसके आगे एक ही प्रक्रिया रहती है, वो है संयम। तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के एक सूत्र को उल्टा करके उस प्रक्रिया को किया। उनके मन में यही था कि उनको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो संयम की प्रक्रिया उनके लिए कोई चमत्कार पाने के लिए, कोई मैजिकल पावर्स पाने के लिए नहीं था, वो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ही था। तो उस मोटिवेशन से ही उन्होंने संयम किया 1968 में। और 1975 में जिस तरह वो उसको डिस्क्राइब किए कि पूरा अस्तित्व उनके सामने प्रकट होने लगा, एक एक चीज़ की वास्तविकता उनके सामने खुली, एक एक चीज़ का प्रयोजन उनके सामने स्पष्ट हुआ, और वहीं से मध्यस्थ दर्शन सहस्त्रता का प्रतिपादन हुआ। और उनको ये दिख गया कि ये मानवीय परंपरा के लिए ही है ये दर्शन, उस अर्थ में ये एक विकल्प है। एक उनके मन में ये था कि अभी तक जो आदर्शवाद और भौतिकवाद में हुआ, उससे मानवीय परंपरा नहीं स्थापित हुई। कई चीज़ें हुई, पर एक जो मूल चीज़ है परंपरा और मानवीय परंपरा, वो स्थापित नहीं हो पाई। तो उसकी अर्थ में उन्होंने इसको विकल्प कहा। तो इसीलिए इसको अनुसंधान भी कहा, एक न्यू डिस्कवरी। ये पहले से स्थापित नहीं है, ये एक नई डिस्कवरी है जो उन्होंने करी, है ना। अब उसका हम लोग शोध कर रहे हैं यहाँ पे कई सारे लोग। तो ये विकल्प कैसे है, ये क्यों है ना, इसकी आवश्यकता क्यों है। बाबा जी के शब्दों में कहूँगी, अभी अपने अधिकार पे बोलने के लिए तो तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे अध्यात्मवाद में, है ना, हम लोगों को कई चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, कुछ गलत चीज़ें पर कुछ सही चीज़ें भी त्यागनी पड़ती हैं, जैसे कि परिवार, है ना, समाज में जीकर कुछ करना, इन सब से हमें डिटैच होना पड़ता है। आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्मवाद में ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा कि इमोशनली डिटैच होना, डिटैचमेंट करना। तो इससे बहुत पीड़ा होती है ना। और भौतिकवाद में देखेंगे तो भौतिकवाद में कंज्यूमरिज्म बहुत है, भोग भोग कर अपने आप को खुश करना। भोग भोग कर खुश करने के बजाय, है ना, धरती बीमार हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, डिस्पैरिटी आ जाती है, असमानता आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें दिखी, है ना। और यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जो बात हो रही है वो है आवश्यकता अनुसार जीना, और जहाँ पे अनावश्यक अपने आप हमें त्याग देता है, वो अपने आप छूटता है। तो ये खुशहाली की यात्रा है ना, एक दुखद यात्रा नहीं है, ऐसा दिखता है। दूसरा जो एक अपना आदर्शवाद में ये रहस्यमय रहा, है ना, कई सारी चीज़ें कि आगे पता चलेगा, इसको आगे चलकर देखेंगे, या इस पे बात नहीं कर सकते, ये आपको अनुभव करना है, इसके बारे में हम खुली चर्चा नहीं कर सकते। या वंडर को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, है ना, उत्तर को उस समय उतना दर्जा नहीं दिया गया, आगे चल के तो दिया ही था। तो वो चीज़ों को लेकर हम लोगों को उस तरह की दिशा नहीं दिख पाई। और अगर हम भौतिकवाद को देखें तो हमारे अंदर केओस, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी। और यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे स्पष्टता की बात हो रही है, चीज़ों को हम स्पष्ट रूप में देख पाए, है ना, एक लक्ष्य मिल पाए, मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, जिसकी बात से आप लोग लगभग सभी वाकिफ हैं। तो यहाँ पे जो एक और चीज़ देखी कि ये बात, इसमें हम हर चीज़ समझ सकते हैं, जो कुछ भी है समझने के लिए हर चीज़ समझ सकते हैं। साथ ही में ये
इसमें जो सबसे मुझे मतलब प्रभावित की बात कि सब लोग समझ सकते हैं, है ना। साधना विधि कठिन है, वो सबके लिए नहीं है, ऐसा कई बारी निकल के आता है। यहाँ पे जो अध्ययन विधि है कि ये शिक्षा के द्वारा सभी लोग समझ सकते हैं, ये सभी तक पहुँच सकता है, कहीं का भी हो, तो इससे आगे चल के एक समानता का ही दृश्य दिखता है। दूसरी बात हुई जैसे भक्ति विरक्ति अपने आदर्शवाद में, तो इसमें जो बात दिखी कि जब हम परिवार से अलग होकर रहते हैं, समाज से अलग होकर रहते हैं, तो उत्पादन, विनिमय, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें कैसे होंगी, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। तो यहाँ दिखता है कि और अगर हम भौतिकवाद को देखें तो वहाँ ये दिखता है कि जो हम एक तरह से इंडिविजुअलिटी को बहुत महत्व देते हैं, है ना। तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे ये करना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, और उसमें एक सुविधा संग्रह की प्रवृत्ति आती है कि होल्ड करना है, इसको संभालो रखो, है ना, हमें आगे काम आएगा। तो वहाँ पर बेशक फिजिकली हम लोग बहुत सिक्योर हो गए हैं, है ना, बट इमोशनली बहुत डिप्राइव हो गया। तो वो इमोशनल डेप्रिवेशन अधिक हो गया है। बेशक हमने अपने आप को फिजिकली, है ना, बहुत संपन्न कर लिया हो, और ये इमोशनल डेप्रिवेशन भी इंडिविजुअलिटी का ही फलन है, क्योंकि वहाँ पे, है ना, आप अकेले हो जाते हो, तो वो अकेलेपन को आप कैसे भरोगे, तो उसके लिए भोगी एक रास्ता दिखता है, कंज्यूमरिज्म ही रास्ता दिखता है। और यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे अध्ययन विधि में परिवार, समाज, सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, किसी को पीछे नहीं छोड़ने की बात हो रही है। परिवार समाज को साथ लेकर चलेंगे तो उत्पादन, विनिमय, है ना, हो पाएगा, और आवर्तनशील विधि से हो पाएगा, और टेक्नोलॉजी आ पाएगी, इनोवेशन आ पाएगी। ये सब साथ में मिलकर होने वाली चीज़ें हैं, साथ में बातचीत करके होने वाली चीज़ें हैं, और एक दूसरे को समान रूप में देखकर होने वाली चीज़ें हैं। तो व्यवहार के लिए बहुत बड़ी जगह है दर्शन में, समृद्धि के लिए भी जगह है। तो उसी अर्थ में बाबा जी, है ना, इसको बोले थे, भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। धन्यवाद। आप सभी को फिर से नमस्कार। सुबह काफ़ी प्रस्तुति का क्रम चल चुका है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मुझे बस 2-3 बातें रखनी थी। एक तो सूचना लेवल पर जो सम्मेलन था, इसको हमने 2 स्टेजेस में देखा था। पहला स्टेज था जब हम लोग सब मिलके बात करें, कुछ मुद्दों पे चर्चा करें, उसमें शिविर किया है नहीं किया वो कोई मुद्दा नहीं है, हम युवाओं के मुद्दों पर युवा होते हुए उसकी चर्चा करें खुले मन से। लगता है वो गोष्ठियाँ काफ़ी सफल रही, और इन मुद्दों पे आए कि हमारा प्रश्न भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हमको चाहिए क्या, किस दिशा में क्या चीज़ को ढूंढ रहे हैं, वो कितना क्लियर है। कुछ अपने अंदर भी मान्यताएं हैं, स्वयं के लेवल पे काम करें, परिवार के लेवल पे काम करें, समाज के लेवल पे काम करें, प्रकृति का ख्याल रखें। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं प्रकृति के लिए काम करने जाता था तो बहुत सारे लोग नाराज़ होते थे, और लोगों को लगता था या तो प्रकृति को बचाओ या मानव को बचाओ। तो मैं बोलता था कि प्रकृति को बचाना है, तो लोगों को लगता था अच्छा जाके फिर हम आदि मानव बन जाएंगे, या समाज का ख्याल रखो या परिवार का। ऐसे द्वंद्व जो है उसके आगे जीवन विद्या की बातचीत रखती है कि सहअस्तित्व की संभावना है, को एग्जिस्टेंस की संभावना है, म्यूचुअल हैप्पीनेस की संभावना है। सिर्फ एक व्यक्ति खुश रहे या एक देश, ये नहीं, सारी मानव जाति खुश रह सके प्रकृति के साथ, इसका नेचर में एग्जिस्टेंशियल डिजाइन, इसकी संभावना है, वो ये दर्शन प्रतिपादन करता है। उसी को लेके मुझे कुछ सूचनाएं देनी थी। तो जीवन विद्या शिविर या वर्कशॉप जो है उसके पहले 2 क्रम हम देख सकते हैं। पहला एक परिचय शिविर है, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप, उसको हम जीवन विद्या कहते हैं, और जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन का इंट्रोडक्शन की वर्कशॉप को नाम दिया गया है। और जो जिसका अध्ययन एक्चुअली हमको करना है वो मध्यस्थ दर्शन है, जिसका प्रतिपादन नागराज जी ने किया, उन्होंने आपसे उस बारे में शेयर करी। दर्शन को पढ़ने के पहले एक भूमिका बनना आवश्यक रहता है, और वो व्यू जो है कि दर्शन किस बारे में है, उसका व्यू क्या है, क्या क्या है, वो कवर करता है। वो 7 से 8 दिन की रेजिडेंशियल वर्कशॉप में होती है, जिसको हम कहते हैं जीवन विद्या वर्कशॉप। तो ये 7 से 8 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप रहता है, और अभी बहुत सारे केंद्रों की प्रस्तुति हुई। तो ये प्रस्तावित है कि अभ्युदय संस्थान में जीवन विद्या परिचय शिविर चलते रहते हैं, मानव चेतना विकास केंद्र में इंदौर में चलते रहते हैं, और एक अभ्युदय संस्थान हापुड़ में है, दिल्ली के बिल्कुल बाहर 50 किलोमीटर,
वहाँ पे भी परिचय शिविर चलते हैं। तो यहाँ 3 जगहों पे युवाओं के लिए हम लोग शिविर ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की जहाँ आपकी रुचि बनती है वहाँ पे आएंगे, उस हिसाब से हम ही यहाँ जो लोग थे हम ही शिविर को वहाँ लेते हुए आपको मिलेंगे। उसी के आगे अगला है जो अध्ययन शिविर का क्रम है। तो 3 अध्ययन शिविर की सूचना भी आपको मैं देता हूँ। ये बात तो जरूरी है कि अध्ययन शिविर से पहले एक बार परिचय शिविर कम से कम 1 या 2 दिन हो जाए, ताकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि बात क्या कही जा रही है वो स्पष्ट हो। तो 3 अध्ययन शिविर यहाँ है। एक 6 माह का अध्ययन शिविर है जो 15 अगस्त हर साल से शुरू होता है, जिसके कुछ अध्ययनार्थियों ने रायपुर से भी शेयर किया था। अभी फिर 15 अगस्त को ये शुरू होगा। ये अभ्युदय संस्थान अछोटी छत्तीसगढ़ में है। दूसरा अध्ययन शिविर जिसके बहुत सारे अध्ययनार्थी मानव तीर्थ में थे, वो जुलाई से शुरू होगा। वो 3 साल का रहेगा, मानव तीर्थ बेमेतरा छत्तीसगढ़। और तीसरा अध्ययन शिविर जो 52 हफ्तों का है, वो जुलाई से मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर में होगा। ये 3 अध्ययन शिविर की सूचना भी आप सबके सामने है। और ये 2 वेबसाइट्स हैं जिस आप लोगों ने बहुत सारे लोग सूचना चाह रहे थे कि किसको फोन करें, क्या संपर्क करें। तो ये 2 वेबसाइट्स में आपको केंद्रों की सूचना, 3 केंद्रों पे परिचय शिविर, अध्ययन शिविर और जीने का स्वरूप चल रहा है। और भी देश भर में केंद्र हैं और कुछ शहर हैं जहाँ पे काम चल रहा है, पर इन सबकी डिटेलिंग आपको इन 2 वेबसाइट्स पे jvidya.com और madhyas-darshan.info इन पे आपको मिल जाएगी। और तो अभी अगला जो क्रम है उसको हम लोग कई बार सम्मेलनों में या शिविरों में शुरू में ही गाते हैं, पर इस बार प्रस्तुति लास्ट में मध्य दर्शन की, तो उसको भी रखेंगे। कृतज्ञता का गीत है। मैं दोनों की टीम को आमंत्रित करता हूँ वंदना पा के प्रस्तुत करें। वंदना उनकी करें, वंदना